साल 1945 की बात है। कहानी शुरू होती है साइबेरिया के एक कैदी कैंप से, जहां जर्मन फौज के बेशुमार सिपाही कैद रखे गए हैं। जंग अजीम दोम खत्म हो चुकी है और शिकस्त के बाद जर्मनी के फौजियों को यहां लाया गया है, जहां उनसे सख्त मेहनत करवाई जाती है। इन्हीं कैदियों में एक शख्स है जिसका नाम क्लेमेंस फॉरेल है। उसे 25 वर्ष की सजा सुनाई गई है, यानी उसे इतने ही अरसे तक यहाँ काम करना होगा। क्लेमेंस का दिल यहाँ नहीं लगता। वो हर कीमत पर भागना चाहता है ताकि अपनी बीवी और बेटी के पास वापस जा सके। कैंप में पहरा ज्यादा सख्त नहीं, लेकिन उसकी वजह यह है कि यहाँ से भाग निकलना तकरीबन नामुमकिन है। इर्द गिर्द बस बर्फ ही बर्फ है, शदीद सर्दी है। अगर कोई कैदी बाहर निकल भी जाए तो ठिठुरती सर्दी उसे जिंदा नहीं छोड़ती। लेकिन क्लेमेंस इन सब बातों की परवाह किए बगैर एक मौका तलाश करता रहता है और एक रात उसे मौका मिल ही जाता है। वो चुपके से कोयले लादी हुई गाड़ी में छुप जाता है और कैंप से निकलने में कामयाब हो जाता है। बाहर निकलकर जब वो आसमान की तरफ देखता है तो जगमगाते सितारे उसे उम्मीद देते हैं, लेकिन अचानक गाड़ी रुक जाती है। वो सर बाहर निकालकर देखने की कोशिश करता है तो सोवियत का एक अफसर उसे देख लेता है। उसे फौरन दोबारा कैदी कैंप वापस लाया जाता है और सजा के तौर पर जेरे जमीन बने एक तंग सी सेल में 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। इस सेल में ऊपर से ठंडा पानी टपकता रहता है और सर्दी बहुत शदीद होती है। इसके साथ उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता, लेकिन वो ये सारी अजियत बर्दाश्त कर लेता है। 3 दिन बाद वार्डन उसे बाहर निकालता है और कहता है कि तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो वहाँ पहुँचता है जहाँ बाकी कैदी मौजूद होते हैं। उसे देखकर वो सब सख्त गुस्से में है, क्योंकि पिछले 3 दिन से क्लेमेंस की वजह से किसी को खाना नहीं मिल रहा था। सब अपना गुस्सा उस पर निकालते हैं और उसे बेरहमी से मारते हैं। मार खाकर क्लेमेंस बुरी तरह जख्मी हो जाता है। इसी वक्त एक डॉक्टर, जो खुद भी इन कैदियों में शामिल है, उसके पास आता है और उसका इलाज शुरू कर देता है। इलाज करते हुए क्लेमेंस उसे बताता है कि वो यहाँ मरना नहीं चाहता। वो जर्मनी वापस जाकर अपनी बीवी और बेटी से मिलना चाहता है। डॉक्टर उसे समझाता है कि यहाँ से भागना तकरीबन नामुमकिन है। अगर तुम भाग भी गए तो सर्दी तुम्हें खत्म कर देगी। लेकिन वो ये भी बताता है कि अगर तुम नहीं भागोगे तो भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहोगे, क्योंकि ये लोग हमसे लेड की कानकुनी करवाते हैं और लेड की धूल आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के अंदर जाती है, जिससे खतरनाक बीमारी हो जाती है। इस बीमारी से कोई नहीं बच सकता। यही वजह है कि डॉक्टर खुद भी बीमारी में मुब्तला है। डॉक्टर कहता है कि तुम्हें भागना ही होगा। वो अपने गर्म कपड़े उसे दे देता है और बताता है कि रेलवे लाइन के साथ साथ कुछ जगहों पर उसने खाना छुपा कर रखा है। अपने जूते भी वो क्लेमेंस को दे देता है, हत्ता कि अपनी बंदूक भी। डॉक्टर कभी खुद भागने का सोचता था, लेकिन अब जबकि उसे यकीन है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, वो ये सारी चीजें क्लेमेंस के हवाले कर देता है। डॉक्टर कहता है कि उसकी अपनी हालत ऐसी नहीं रही कि वो खुद भाग सके। अपने गर्म कपड़ों और सामान के साथ वो अपना लंच बॉक्स भी देता है। वो कहता है कि अगर तुम जिंदा बाहर निकल गए तो ये मेरे खानदान को दे देना और उन्हें बता देना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसी रात शदीद बर्फानी तूफान आता है। इसी तूफान का फायदा उठाकर क्लेमेंस दोबारा कैंप से फरार हो जाता है। सुबह वार्डन को सब पता चल जाता है। वो डॉक्टर के पास आता है, मगर तब तक डॉक्टर दम तोड़ चुका होता है। क्लेमेंस के दोबारा फरार होने पर वार्डन सख्त गुस्से में आ जाता है। वो फौरन सिपाहियों को उसे पकड़ने के लिए भेजता है, लेकिन कोई भी उसका सुराग नहीं ढूंढ पाता। सब यही कहते हैं कि वो यकीनन सर्दी में मर गया होगा, क्योंकि चारों तरफ इतनी बर्फ और यखपस्ता हवा है कि इंसान ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन वार्डन को यकीन है कि क्लेमेंस जिंदा है, इसीलिए वो उसकी तलाश जारी रखता है। इधर क्लेमेंस को दिखाया जाता है जो बर्फ के शदीद थपेड़ों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। उसे इस बर्फ में चलते अब 9 दिन हो चुके हैं। अचानक उसे स्लेज के दौड़ने की आवाज सुनाई देती है। वो पीछे देखता है तो उसे महसूस होता है जैसे एक स्लेज पूरी रफ्तार से उसकी तरफ आ रही है। वो वहीं गिर जाता है और उसे लगता है कि स्लेज उसके ऊपर से गुजर गई है। इसी लम्हे उसकी आंख खुल जाती है। वो समझ जाता है कि ये सिर्फ एक डरावना ख्वाब था। मुसलसल कई दिन पैदल चलने की वजह से वो शदीद थका हुआ है। उसका खाना भी खत्म हो चुका है। वो भूखा और प्यासा है, इसीलिए कमजोरी के बायस दोबारा गिर के बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो उसे किसी इंसान की आवाज सुनाई देती है। वो होश में आते ही देखता है कि उसके सामने एक सील पड़ी है, जो उसके लिए खाने का वाहिद जरिया बन सकती है। वो फौरन अपनी बंदूक निकालता है और उस पर फायर करता है, लेकिन पहली गोली निशाने पर नहीं लगती। सील डरकर भागने लगती है। क्लेमेंस उसका पीछा करता है। वो बर्फ की एक बड़ी चट्टान के पीछे गायब होने ही वाली थी कि क्लेमेंस उसे आखिरी बार निशाना बनाता है। उसकी आखिरी गोली सही जगह लगती है और सील वहीं मर जाती है। इसका मतलब है कि आखिरकार क्लेमेंस को कई दिनों बाद मुनासिब खाना मिल गया। वो उस सील को पकाता है और पेट भर कर खाता है। खाना खाने के बाद और कुछ आराम करने के बाद दोबारा आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसके पास एक कंपास
कॉम्पास भी है जिसकी मदद से वो अपनी दिशा चेक करता रहता है। दिमागी तवाजुन बरकरार रखने के लिए वो खुद से बातें भी करता रहता है ताकि तन्हाई उसे कमजोर न कर दे। 2 महीने से वो मुसलसल पैदल सफर कर रहा है। एक दिन उसे दूर एक सूखा हुआ पेड़ नजर आता है। इस नजारे से उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि 2 महीने बाद उसे पहली बार कोई ऐसी चीज दिखाई दी है जिससे पता चलता है कि वो आर्कटिक की खतरनाक बर्फीली चट्टानों से आगे निकल आया है। दूसरी तरफ वार्डन को दिखाया जाता है जो अभी भी क्लेमेंस को पकड़ने के लिए बेचैन है। वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि 500 मीटर के दायरे में हर जगह तलाश करो और किसी भी तरह उसे वापस लाओ। उसे पूरा यकीन है कि क्लेमेंस अभी तक जिंदा है। इधर दोबारा क्लेमेंस का सफर दिखाया जाता है। क्लेमेंस अब जंगल तक पहुंच चुका है। यहाँ तमाम दरख्त सूखे हुए हैं। इसी दौरान अचानक एक बर्फानी तूफान आ जाता है और हवा के जोर से दरख्त टूटकर गिरने लगते हैं। उन्हीं दरख्तों में से एक दरख्त सीधा क्लेमेंस पर गिर जाता है। खुशकिस्मती से करीब ही 2 लोग मौजूद होते हैं जो यहाँ सोना तलाश करने आए थे। वो फौरन दौड़कर उसकी मदद करते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। कुछ देर बाद तीनों एक साथ यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। मौसम अब बदल चुका है, बर्फ पिघल गई है और नदियां दोबारा तेज बहने लगी हैं। वो लकड़ी की एक राफ्ट तैयार करते हैं और नदी के बहाव के साथ सफर शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ आगे जाकर पानी का बहाव बहुत तेज हो जाता है। इसी दौरान उनके साथियों में से एक राफ्ट से नीचे गिर जाता है। क्लेमेंस अपनी जान की परवाह किए बगैर नदी में कूद पड़ता है और बड़ी मुश्किल से उसे किनारे तक ले आता है। लेकिन उनका दूसरा साथी राफ्ट पर अकेले आगे बढ़ जाता है। वो उस जगह पहुंच जाता है जहां वो पहले कयाम करते थे। उसके पास वो छोटे छोटे सोने के टुकड़े भी मौजूद होते हैं जो उन्होंने बर्फीले इलाकों में तलाश किए थे। लालच उसके दिल में जगह बना लेता है। वो सोचता है कि मेरा साथी शायद मर चुका है तो ये सारा सोना अब मेरा होगा। लेकिन कुछ देर बाद क्लेमेंस और वो दूसरा साथी दोनों सही सलामत वहां पहुंच जाते हैं। जिसकी जान क्लेमेंस ने बचाई होती है उसे फौरन समझ आ जाता है कि राफ्ट लेकर अकेले चले जाने वाला साथी उसे धोखा देने वाला था। इसी गुस्से में वो उसे मार देता है। इसके बाद क्लेमेंस और वो शख्स दोनों यहाँ से निकलने के लिए दोबारा सफर शुरू कर देते हैं। रास्ता आसान नहीं है लेकिन वो मुसलसल चलते रहते हैं। अब कई महीने गुजर चुके हैं। क्लेमेंस के साथ जो आदमी है जिसके पास सोना मौजूद है वो उसे कहता है कि अपना बैग कुछ देर के लिए मुझे दे दो, तुम बहुत थक चुके हो। लेकिन उसके दिल में शक पैदा हो जाता है। उसे लगता है कि शायद क्लेमेंस उसका सोना छीनना चाहता है। इसी गलतफहमी में वो बैग से क्लेमेंस पर हमला कर देता है जिससे क्लेमेंस ऊपर से नीचे गिरता है और बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद भेड़ियों की हवा में गूंजती आवाजें उसकी आंखें खोल देती हैं। वो देखता है कि कई भेड़िए उसकी तरफ पड़ रहे हैं और उसे शिकार बनाने वाले हैं। क्लेमेंस फौरन अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है लेकिन भेड़िए उसका पांव पकड़ लेते हैं। पेड़ भी बहुत कमजोर होता है जो थोड़ी ही देर में टूट जाता है। लेकिन इससे पहले कि भेड़िए उसे मार डालें उसे गोलियों की आवाज सुनाई देती है। करीब के कुछ मकामी लोग वहां पहुंच जाते हैं और वो तमाम भेड़ियों को खत्म कर देते हैं। वो क्लेमेंस की जान बचाते हैं और उसे अपने गांव ले आते हैं। होश में आने पर क्लेमेंस खुद को गांव में देखकर खुश हो जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद वहां सोवियत फौज का एक पैगाम पहुंचता है जिसमें कहा जाता है कि एक जर्मन फौजी कैंप से फरार हुआ है और जिसने उसे पनाह दी उसे संगीन अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये सुनकर गाँव वाले क्लेमेंस को समझाते हैं कि वो यहाँ ज्यादा देर नहीं रह सकता। उसे फौरन रवाना होना होगा वरना उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। वो उसे सफर के लिए काफी खाना देते हैं और एक कुत्ता भी साथ दे देते हैं ताकि रास्ते में उसे किसी का सहारा मिल जाए। क्लेमेंस अपने कुत्ते के साथ सफर शुरू कर देता है और 1 साल तक पैदल चलता रहता है। एक दिन वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां बहुत से मिल वर्कर काम कर रहे होते हैं। क्लेमेंस का कुत्ता भागकर उनके पास चला जाता है। क्लेमेंस अब उस जगह जाता है ताकि उसे बचा सके। मिल के वर्कर उसे देखकर पहचान लेते हैं कि ये एक जर्मन है, इसीलिए वो क्लेमेंस को अपने मालिक के पास ले जाते हैं। क्लेमेंस अपनी पूरी कहानी सुनाता है और सुनकर उनके दिल में उसके लिए हमदर्दी पैदा हो जाती है। वो उसे ट्रेन में बिठा देते हैं ताकि वो वहाँ से बाहर निकल सके। क्लेमेंस खुशी से सोचता है कि जल्द ही वो अपने घर वापस वेस्ट जर्मनी पहुंच जाएगा। रास्ते में एक स्टेशन आता है जहाँ क्लेमेंस देखता है कि बहुत सारे सोवियत फौजी मौजूद हैं। उसे फौरन एहसास हो जाता है कि मिल के मालिक और वर्कर ने उसे धोखा दिया है। दरअसल उन्होंने पहले ही वार्डन को ट्रेन के बारे में आगाह कर दिया था और वार्डन स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा होता है। लेकिन क्लेमेंस अपने कुत्ते के साथ ट्रेन से कूदकर भाग जाता है। सोवियत फौजी उसका पीछा करते हैं। इसी दौरान वो वार्डन को अपने सामने देखता है जो उसे गिरफ्तार करना चाहता है। लेकिन क्लेमेंस के कुत्ते की बरवक्त मदद से वार्डन पर हमला होता है और उसे भागने का मौका मिल जाता है। सोवियत फौजी उसका पीछा करते हैं लेकिन वो एक पुल के ऊपर पहुंच जाता है जिसके नीचे ट्रेन गुजर रही होती है। क्लेमेंस होशियारी से ट्रेन के ऊपर कूद जाता है और इस तरह एक बार फिर फौजियों से बच निकलता है। वो कई महीने तक अपने अनोखे तरीके से सफर करता रहता है। शदीद भूख के आलम में एक मेले में पहुंचता है जहां बहुत लजीज खाने दस्तयाब हैं, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। वो देखता है कि 2 लड़कियां पैनकेक बेच रही हैं, लेकिन उसे खरीदने की इस्तेताअत नहीं। मायूस होकर वो वहां से जाने लगता है। तभी उनमें से एक लड़की एक बच्चे को पैनकेक का एक टुकड़ा देती है और कहती है कि ये इस आदमी के लिए है। क्लेमेंस खुशी से उसे खाकर अपनी भूख मिटाता है। अब क्लेमेंस सेंट्रल एशिया तक पहुंच चुका है। यहाँ एक यहूदी शख्स उसे देख लेता है और उस पर शक जाहिर करता है, फिर उसका पीछा करने लगता है। क्लेमेंस एक चर्च में पनाह लेता है और वहाँ पर दुआ करता है। वो यहूदी शख्स इसके पास आता है और कहता है कि मैं भी कभी कैदी था, तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर वो इसे अपने घर ले जाता है जहाँ कई सालों बाद क्लेमेंस दोबारा सही हालत में आता है। ये यहूदी शख्स क्लेमेंस के लिए एक पासपोर्ट बनाता है
और कहता है कि अब तुम अपने घर वापस जा सकती हो। क्लेमेंस इंतहाई जज्बाती हो जाता है और ईरान की सरहद की तरफ रवाना होता है। वहाँ वो अपना पासपोर्ट दिखाता है और सरहद अबूर करने की इजाजत हासिल कर लेता है। क्लेमेंस खुशी से सोचते है कि आखिरकार वो अपने खानदान के पास वापस पहुंच जाएगा। लेकिन जैसे ही वो सरहद क्रॉस करता है, अचानक उसकी नजर किसी रोशनी पर पड़ती है। अगले पल वो देखता है कि वार्डन इसके सामने खड़ा है। वो पीछे मुड़कर देखता है और समझ आता है कि वो अभी भी सोवियत जमीन पर है, यानी वार्डन इसे पकड़ सकता है। इस लम्हे क्लीमेंस मुकम्मल तौर पर टूट सा जाता है। 7 साल की मेहनत, मुसलसल भागने की जद्दोजहद, सब कुछ बर्बाद लगता है। 7 साल पहले वो सोवियत की जेल से फरार हुआ था और आज जब वो अपने घर वापस जाने वाला था, वार्डन उसे रोक रहा है। मगर हैरानकुन बात यह है कि वार्डन रास्ते से हट जाता है। ये देखकर क्लेमेंस को यकीन नहीं आता और आहिस्ता आहिस्ता वो दोबारा आगे बढ़ना शुरू करता है, लेकिन वार्डन उसे रोक नहीं पाता। दरअसल वार्डन क्लेमेंस के घर वापस जाने के जज्बे से बहुत मुतासिर होता है, इसीलिए वो इसे गिरफ्तार नहीं करता। इस तरह वार्डन की भी जीत होती है, क्योंकि 7 साल पहले उसने ये अज़म किया था कि वो किसी भी कीमत पर क्लेमेंस को पकड़ेगा और आज उसने वो कर दिखाया। क्लेमेंस की भी जीत होती है, लेकिन वार्डन इसे जाने देता है। क्लेमेंस आखिरकार वेस्ट जर्मनी पहुंच जाता है, जहां इसका घर है। आज क्रिसमस का दिन है और वो देखता है कि इसकी बीवी और बेटी चर्च की तरफ जा रही हैं। वो इनका पीछा करता है और चर्च पहुंचता है। चर्च में इसकी बेटी इसे देख लेती है, इसे पहचान लेती है और अपने वालिद से गले लग जाती है। यूं क्लेमेंस कई सालों बाद अपने खानदान से दोबारा मिलता है और इसके साथ ही ये कहानी इख्तिताम पजीर होती है। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।